नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर तथ्यसार की एक नई वीडियो। दोस्तों, तथ्यसार उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण बुक है, जिसका हम वन बाय वन चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 17 वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इस चैनल पर जाकर के आप उत्तर प्रदेश विशेष की प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे तो उत्तर प्रदेश के तथ्यसार के सारे वीडियोज वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अभी हम मध्यकाल डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घटनाएं घटी, उन सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करेंगे मध्यकाल से। दोस्तों, 831 में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। चंदेलों का राज्य जो है जेजाग भुक्ति के नाम से चर्चित था। आगरा की स्थापना दोस्तों सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। ये जो फैक्ट्स हैं आप इनको याद रखा करिए, क्योंकि इस तरह के फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आगरा की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, ठीक है, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में जब मुगल बादशाह बाबर से लड़ता हुआ मारा गया। बाबर ने 1526 ईस्वी में जब ये इब्राहिम लोदी से पानीपत का युद्ध जीता, उसके बाद दिल्ली सल्तनत को खत्म करके उसने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और मुगल साम्राज्य दोस्तों 1526 से निरंतर प्रारंभ होकर के 1803 में जब दिल्ली पर अंग्रेज फाइनली कब्जा करते हैं, उसके बाद तक चलता है। तो दोस्तों, ये रही इतिहास की कुछ बातें जो मैंने आपको बताया। तो आइए आगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मध्यकाल में दोस्तों राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर से आने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक और आर्थिक तथा व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल काल में दोस्तों आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती हुआ करती थी। आगरा में दोस्तों सिकंदरा नामक स्थल पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया। यह मकबरा दोस्तों बगीचे में स्थित है, याद रखिएगा। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर की संज्ञा दी जाती थी। न्याय की जंजीर जहांगीर की काफी फेमस थी, आप लोग काफी सुने होंगे इसके बारे में। न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी दोस्तों इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार कर सकता था। दोस्तों, आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखा करती थी। आगरा में मीना बाजार लगा करता था। इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। तो याद रखिएगा, आगरा की जो मीना बाजार थी उसी में जहांगीर पहली बार नूरजहां से मिला था, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा के किले का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा अकबर द्वारा कराया गया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा सॉरी ये प्रोनाउंस करने में थोड़ी गलती होगी, माफ कीजिएगा। तो एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। यह मकबरा दोस्तों श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया था और इसमें अलंकरण के लिए पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। प्रथम बार याद रखिएगा पित्रादुरा शैली का उपयोग जो है एतमाउद्दौला के मकबरे में ही किया गया था, जो कि आगरा में स्थित है, ठीक है। दोस्तों, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के प्रतीक है। यूरोपियन यात्रियों रॉल्फ फिंच और बर्नियन ने आगरा के वैभव की काफी प्रशंसा की थी। सल्तनत काल में दोस्तों कड़ा, जो कि प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करती थी, ठीक है। इक्ता व्यवस्था सल्तनत काल में किसने प्रारंभ की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट में आंसर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, ठीक है। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इलाहाबाद की कड़ा में ही करके खिलजी जो है शासक बना था खिलजी वंश का, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, अर्थात सिकंदर जैसा अपने आप को कहता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। कहां से? कड़ा से, याद रखिएगा। 1296 में ही दोस्तों सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। एटा जनपद में स्वर्ग द्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जिले हैं इतिहास के संदर्भ में जिनका महत्व है, उन सब से यहाँ पर आपको फैक्ट दिए जा रहे हैं। अभी तक आप कड़ा से संबंधित फैक्ट पढ़ रहे थे, अब आप एटा से संबंधित फैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। संत मलुकदास की जन्मस्थली कड़ा ही है, ठीक है।
पूर्व मध्यकाल में दोस्तों कालिंजर, जो कि अब बांदा जिले की बात आ रही है, कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से काफी प्रभावित रहा। भारत में दोस्तों तुर्कों के आगमन के समय कोइल, वर्तमान अलीगढ़ को पहले कोइल बोला जाता था। कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में दोस्तों कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया। सुल्तान बहलोल लोदी के समय में कोइल का स्थानीय शासक ईसा खां था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार्द देव को 1202 ईस्वी में कालिंजर में पराजित किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद से विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। दोस्तों शेरशाह सूरी बड़ा ही जबरदस्त स्तर का तानाशाह था, तानाशाह नहीं शासक कह सकते हैं, जिसने मुगल सल्तनत में जो एक चांद में जिस दाग लगने जैसा काम किया था। ठीक है दोस्तों, मुगल बादशाह हुमायूं को, जो दूसरे मुगल बादशाह हुए बाबर के बाद, बाबर के बेटे हुमायूं, जो कि बाबर के 4 पुत्र कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, जिसमें हुमायूं ने जो है बाबर के बाद जब दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त की, उसके बाद उसी बीच में शेरशाह सूरी जैसे व्यक्ति का एंट्री होता है, जिसने दिल्ली सल्तनत से, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की तारीख में से 4 वर्ष अपने नाम कर लिए थे। 4 वर्ष इसने दिल्ली पर जो है राज किया था मुगल सल्तनत के दौरान। दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में काफी कुछ बताने को है, लेकिन अगर मैं शेरशाह सूरी की यहाँ बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम इसी पर बात करेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में फिर कभी किसी सेपरेट वीडियो में इतिहास डिस्कस करते हुए आपसे बात करेंगे। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर यहाँ आधिपत्य स्थापित कर लिया। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी, जिसको जालौन जिला बोलते हैं वर्तमान में, कालपी जालौन को बोलते हैं, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। अकबर के नवरत्नों में शामिल दोस्तों बीरबल कालपी से ही संबंधित थे। याद रखिएगा, जो बीरबल थे वो जालौन जिले से ही संबंध रखते थे। यहाँ से दोस्तों बीरबल का रंगमहल, मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहां से? कालपी। कालपी मतलब जालौन से। ठीक है। 1659 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने खजुराहा यानी कि फतेहपुर के युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त कर ली थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुंडार का चंदेल शासक परमाल था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज के सेनानायक खेत सिंह ने गढ़कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों सुल्तान बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत का था, बलबन के समय दोस्तों गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया था। 1531 तक इनकी राजधानी यही रही थी। 14वीं शताब्दी ईस्वी में दोस्तों चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित हुआ। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार किया था। शेरशाह सूरी के दमन के चक्र में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 से 59 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में जौनपुर जिले की स्थापना की थी। वर्तमान जौनपुर, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। दोस्तों तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन सर्की के नेतृत्व में 1394 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई थी। तो कई बार मिलाने को आ जाता है कि शर्की के शासक कहाँ के थे, तो याद रखिएगा जौनपुर के। ठीक है दोस्तों, साथ ही जौनपुर के संदर्भ में एक बड़ा ही प्यारा फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा कि सर्की सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। ठीक है, सिराजे हिंद जौनपुर का एक उपनाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 1613 ईस्वी में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी राज्य की स्थापना की थी। आपसे सवाल कभी पूछा जा सकता है कि झांसी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा 1613 ईस्वी में ओरछा का एक शासक था वीर सिंह बुंदेला, जिसने झांसी की स्थापना की। 1732 ईस्वी में दोस्तों जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में वीरगति को ये प्राप्त हुई थी। दोस्तों झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। दोस्तों रानी झांसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण, लक्ष्मीबाई के संबंध में उस समय 1857 की क्रांति को झांसी में जिसने दमन किया था, जिस अंग्रेज जनरल ने, उसका नाम था सर ह्यूरोज।
क्यूरो ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा कथन कहा था। उसने कहा था, जब उसने झांसी का युद्ध जीता, उसके बाद उसने कहा था कि यहाँ पर सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा कथन उसने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में उनकी वीरता का बखान करते हुए कहा। दोस्तों, बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। याद रखिएगा, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज कहा जाता है, वो पहले प्रयाग हुआ करता था और प्रयाग की पुनर्स्थापना करके अकबर ने ही इलाहाबाद का नाम बदल दिया था। यहाँ के किले का निर्माण भी दोस्तों अकबर ने कराया था और अकबर दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा के नजदीक था, वहां पर शेख सलीम चिश्ती के कारण काफी पवित्र भूमि जो है फतेहपुर सिकरी को अकबर मानता था। सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में ही शेख सलीम की खानकाह में हुआ था। 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। क्या? फतेहपुर सिकरी। याद रखिए, फतेहपुर सिकरी के स्थापत्य के उदाहरण है दोस्तों कौन कौन से? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाभाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी के संबंध में ये जो इमारतें हैं, स्थापत्य कला है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। सल्तनत काल में दोस्तों बदायूं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता हुआ करती थी। बदायूं जो है काफी महत्वपूर्ण एकता हुआ करती थी सल्तनत काल में और सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है यहाँ का इक्तेदार हुआ करता था। यहाँ पर देखिए ये कंटेंट आपको मिल गया। दोस्तों, शेख संत निजामुद्दीन औलिया और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध कहां से था? बदायूं से। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से ही था। दोस्तों, बदायूं दिल्ली लखनऊ व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। याद रखिएगा, बदायूनी कहाँ, जियाउद्दीन बर्नी कहाँ का था? तो बुलंदशहर का था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1192 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया था। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने 1856 में अंग्रेजों ने जिनको पदच्युत करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लखनऊ दोस्तों, अब यहाँ पर लखनऊ के संबंध में इतिहास में क्या कुछ है ये भी देख लीजिए। तो लखनऊ दोस्तों जो है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे इसलिए है लखनऊ कि लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र हुआ करता था। यहाँ की इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल आदि प्रमुख रूप से जो है यहाँ पर विद्यमान है। 1857 ईस्वी के महान क्रांति, जिसको विप्लव नाम दिया जा रहा है, कि प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता बदन सिंह एवं सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और मथुरा को इन्होंने जो है जाट राज्य की राजधानी घोषित की थी। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ में मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। तो याद रखिएगा, दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेख भी था, जो कि अशोक का एक टोपरा में स्तंभ लेख था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। उसी तरह से मेरठ में भी अशोक का एक स्तंभ लेख हुआ करता था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में स्थापित करवाया था। याद रखिएगा, टोपरा और मेरठ दोनों अभिलेखों को, अशोक के स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थापित करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान था। दोस्तों, नवाब आशफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। तो याद रखिएगा, अवध की राजधानी कभी फैजाबाद भी हुआ करती थी, जो नवाब आसफुद्दौला के टाइम पे अवध को लखनऊ फैजाबाद की अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनी। दोस्तों, संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, 29 मई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना द्वारा हुई थी। ठीक है, तो मुगल सत्ता पर काबिज होने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, जिसे सामूगढ़ की लड़ाई कहा गया। ये हुई थी दोस्तों 29 मई 1658 को। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने दोस्तों शाहजहां को आजीवन नजरबंद रखा। मुराद को छल से बंदी बना लिया गया और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। औरंगजेब काफी चालाक और बहादुर व्यक्ति था। दोस्तों, संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था। ठीक है, तब यहाँ पर दोस्तों मध्यकाल हो रहा है समाप्त। अब उत्तर मध्यकाल की
थोड़ी सी चर्चा करेंगे। के बाद उत्तर मध्यकाल के बारे में थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से 1757 तक प्लासी के युद्ध के तहत तक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ, बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक एक पठान नेता का राज्य हुआ करता था। दोआब क्षेत्र में दोस्तों रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य स्थापित हुआ। फर्रुखाबाद के बंगश पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित हुआ। अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन स्थापित था। बुंदेलखंड क्षेत्र पर दोस्तों मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ। तो ये 5 स्वतंत्र राज्य जो है यहाँ पर लिखित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1761 में दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों, जाटों और राजपूतों की पराजय ने बक्सर युद्ध के जो कि 1764 में हुई थी बक्सर युद्ध, याद रखिएगा। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया था। दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में काफी बड़ा मोड़ था बक्सर का युद्ध। 2 युद्ध हुए, एक 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता सुनिश्चित कर दी थी, और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ इसने पूरे भारत में कौन अगला शासक होगा इस बात का निर्धारण कर दिया था, जिसमें बंगाल के नवाब जो कि मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गई, जिसमें यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस कि उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया था बक्सर के युद्ध ने। ठीक है, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था बक्सर का। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर के युद्ध का ही इलाहाबाद की संधि परिणाम थी। 1765 से 1772 ईस्वी तक दोस्तों शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में कहाँ रहा? इलाहाबाद में, याद रखिएगा। 1772 में वह मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। 1774 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर में पराजित कर रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित करा लिया था। 1775 में दोस्तों शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफुद्दौला अवध का नवाब बनता है। आसफुद्दौला ने दोस्तों अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि की थी 1775 में, याद रखिएगा। फैजाबाद की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो फैजाबाद की संधि अंग्रेजों के साथ आसफुद्दौला ने की थी, क्योंकि आसफुद्दौला शुजाउद्दौला के बाद अवध का नवाब बना था। दोस्तों इस संधि के तहत, फैजाबाद की संधि के तहत बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को आसफुद्दौला ने सौंप दिया था, याद रखिएगा। इसी संधि के तहत दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। आसफुद्दौला ने दोस्तों मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण लखनऊ में किसने करवाया? तो आसफुद्दौला ने, जो कि शुजाउद्दौला के बाद अवध का नवाब बनता है। ठीक है, होगा कि आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए इमामबाड़ा बनाया, तो इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इमामबाड़ा में स्तंभ नहीं है, पिलर्स नहीं है, याद रखिएगा। बनारस के राजा चेत सिंह ने दोस्तों 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध किया था। फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह को हटाकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1797 ईस्वी में दोस्तों आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात शहादत अली खान, कौन? शहादत अली खान 1798 में अवध का नवाब बना। उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसने इतना ही नहीं किया, किले को सौंपने के साथ साथ वायु आक्रमण से सुरक्षा के बदले प्रति वर्ष जो है 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन भी दिया था। ये बात 1801 की है। 1803 में दोस्तों लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में दोस्तों अवध के नवाब शहादत अली खान ने सुरक्षा की गारंटी के बदले गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा एवं एटा के क्षेत्र को अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। साल आता है 1836 का, जब इस प्रांत का नाम दोस्तों उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया। उसी समय इस प्रांत में दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित हुए। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट था उत्तर मध्यकाल। ठीक है, अब आइए 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही, उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों में घटा, किन लोगों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, इसकी विस्तार पूर्वक बात करते हैं।
तो दोस्तों 1857 का विद्रोह याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है यूपी के संदर्भ में। 1857 ईस्वी में दोस्तों उत्तरी भारत की जनता, जमींदारों और राजाओं ने अंग्रेजी शासक के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी 1857 के विप्लव को। तो याद रखिएगा, वीर सावरकर ने ये बात कही। 26 जनवरी 1857 को दोस्तों कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर के 19वीं देसी सैनिक टुकड़ी ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। अब दोस्तों यहाँ पर 1857 के विद्रोह के संबंध में थोड़े से 1 मिनट में इतिहास की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। दोस्तों 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की तो महत्वाकांक्षा थी ही भारतीय भूभाग पर जो है शासन करने की। तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल को टारगेट किया। बंगाल में जो है बंगाल के नवाब की घरेलू राजनीति के अंदर प्रवेश करके, षड्यंत्र करके उन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध को करने के लिए बंगाल के नवाब को मजबूर किया। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की पराजय होती है। उसके बाद दोस्तों साल 1764 आता है, जब बक्सर के युद्ध में दिल्ली के जो उस समय के शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक हुआ करते थे, मुगल शासक, और जो है सुजाउद्दौला नाम के व्यक्ति थे जो कि अवध के नवाब हुआ करते थे, और मीर कासिम नाम के व्यक्ति थे जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे। इन तीनों नवाबों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया, जिसके बाद से भारत में कौन शासक बनेगा इस बात की जो है चीजें कंफर्म हो गई थी इस युद्ध के बाद। उसके बाद धीरे धीरे करके अपना अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए जो है अपना प्रोसेस प्रारंभ किया। उसी प्रोसेस के दौरान दोस्तों 1857 में उन्होंने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो है भारतीय नागरिकों में पनपने लगी। और भारतीय जो देशी रियासतें थी, खासकर उन्होंने 1857 के विप्लव में, जिसमें झांसी, बंगाल, अवध और मराठा, इन सब ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में बात करें तो सैनिक विद्रोह इसका प्रमुख कारण था, जिसमें धार्मिक कारणों में एक चीज और इन्वॉल्व हो जाती है। उस समय इनफील्ड राइफल हुआ करती थी, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की बात की गई, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों का जो है सेंटिमेंट, धार्मिक सेंटिमेंट हर्ट हुआ, जिससे कई मिले जुले कारणों ने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को गढ़ दिया। उसके बाद काफी बड़े पैमाने पर जो है खासकर उत्तर भारत के उत्तरी हिस्से में अंग्रेजों के विरुद्ध ये काफी बड़ा विप्लव 1857 के विद्रोह के नाम से होता है, जिसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त में जितना हो सकता था मैं बताने की कोशिश की, क्योंकि ये वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आपको फिर देखने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए काफी ज्यादा डिटेलिंग के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आइए बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कलकत्ता के निकट बैरकपुर की 34वीं देशी सैनिक छावनी के एक सैनिक थे मंगल पांडे, जिनका जन्म जो है बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह करके वहां के लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी। मंगल पांडे को दोस्तों इस जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों ये प्रथम अग्नि थी 1857 के उस महाविद्रोह की, ये प्रथम ज्वाला थी जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। इस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग था। मंगल पांडे ने दोस्तों एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय दोस्तों इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, और हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों में यह धारणा व्याप्त थी कि इन कारतूसों के खोलने में सुअर और खोल में कारतूसों के खोल के अंदर सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो इससे दोनों धर्मों के लोग हर्ट हुए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो हिल गया होगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों साल 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया, जिससे क्रुद्ध होकर अंग्रेज अधिकारियों ने दोस्तों 9 मई 1857 को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। 11 मई 1857 को दोस्तों मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। उस समय दोस्तों बहादुर शाह जफर जो थे वो काफी बूढ़े हो चुके थे, उनकी बिल्कुल मंशा नहीं थी कि वो इस महान विप्लव का नेतृत्व करें।
इसलिए उन्होंने जो है बड़े ही अनमने तरीके से इस जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व करने की मंशा जाहिर की। चूंकि अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो मुगल बादशाह को यहाँ पर नेतृत्व देने की क्यों जरूरत थी? दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुगल बादशाह भारत की एकीकरण का प्रतीक हुआ करता था, सत्ता का प्रतीक हुआ करता था कि ये एक राजा है जिसके अंतर्गत भारतीय जो है जनता शासित होती है। तो इसलिए उन्होंने एक इंडिकेशन के तौर पे सैनिकों ने कहा कि यदि हमारा राजा विद्रोह में पार्टिसिपेट करता है तो हम काफी जो है एकता की भावना से इस युद्ध को लड़ पाएंगे। दोस्तों चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो विद्रोही सैनिकों ने दोस्तों दिल्ली में 6 सैनिकों और 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति गठित की, जिसे दिल्ली का प्रशासन अपने हाथों में इन्होंने ले लिया। 1857 के इस विद्रोह से दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? अवध और बुंदेलखंड, याद रखिएगा, इसलिए मैंने उत्तर भारत की ही बात की। 1857 के इस विद्रोह में दोस्तों दुआब क्षेत्र ने काफी सक्रिय योगदान दिया। 1857 के इस विद्रोह में दोस्तों शीघ्र ही ये विद्रोह अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1857 के विद्रोह का विस्तार उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों चूंकि स्टैटिक पोर्शन है उत्तर प्रदेश का, तो ये आपके लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। तो इस वीडियो को आप जब चाहे जब मन करे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर राज्य विशेष क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, या आपके सिलेबस, उस एग्जाम के सिलेबस के अंदर राज्य विशेष दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। काफी ऑथेंटिक सोर्स, तथ्यसार से लिया गया कंटेंट है, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के तथ्यसार के संबंध में वीडियो आएगा वह उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, इसके बाद का वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आनंद पूर्वक तरीके से देखिए। आप इसका चाहें तो नोट्स वगैरह बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों पूरी किताब 25 वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगी। 25 वीडियो, कोई 30 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है, कोई 12 मिनट का, कोई 8 मिनट का, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। तो बुक को पढ़ने से अच्छा आप सिर्फ ये वीडियो अगर 2 बार भी देख जाते हैं तो पूरी बुक आपको आसानी से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।